हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। अब नंबर सिस्टम में आपको दे रहा हूं मैं कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो आपने नहीं पढ़ी होंगी, मैं दावे के साथ कहता हूं बहुत कम जगह, अगर पढ़ी है तो बहुत कम जगह पढ़ी है। उनमें आपको बताता हूं, सबसे पहले है संपूर्ण संख्या। जो पहली है वो है संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर या कंप्लीट नंबर। संपूर्ण संख्या इसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर इंग्लिश में। फिर दूसरी, हाँ पढ़ी होगी आपने, सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। और तीसरी है अपने पास उचित भिन्न, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, ये आपको देखनी है, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। और फिर है आती है आपके पास भाजकता के नियम, भाजकता के नियम। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, आप देखना इनको। अब इनको बताने के बाद में हम लेंगे शून्यों की संख्या ज्ञात करना। नॉर्मली मैंने आपको बता दिया था कि शून्यों की संख्या इस प्रकार से ज्ञात की जाती है, लेकिन अलग अलग प्रकार से शून्यों की संख्या ज्ञात करना, जैसे 15 इंटू 25 इंटू 45 इंटू 75 इंटू 20, इनमें कितने शून्य होंगे। 1 से लेकर 100 तक वाला प्रश्न मैंने पीछे बता दिया, एक बार फिर लेंगे। फिर 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इस प्रकार के प्रश्न हम लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह ज्ञात होना जरूरी है कि संपूर्ण संख्या क्या है, परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं। परफेक्ट नंबर वो होता है जिस संख्या के गुणनखंडों का योग, जिस संख्या के गुणनखंडों का योग संख्या का दुगना हो। देखिए कोई भी संख्या है उसके गुणनखंड करते हैं, उन गुणनखंडों का योग करते हैं तो उस संख्या का दुगना होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहां बता रहा हूं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। जैसे मेरे पास 6 है, ये 6 है। अब मैं 6 के गुणनखंड करता हूं, मतलब इसमें किस किस संख्या का भाग जाता है। तो इसमें 1 का भाग जाएगा, इसमें 2 का भाग जाएगा, इसमें 3 का जाएगा, इसमें 6 का जाएगा, 4 का और 5 का नहीं जाएगा। अब इन गुणनखंडों का योग इस संख्या का दुगना होना चाहिए, वो संख्या संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर कहलाती है। तो यहां 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 6 6 12। किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योग, किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योग संख्या का दुगना होता है, वो संपूर्ण संख्या कहलाती है, परफेक्ट नंबर होता है। क्या होता है? परफेक्ट नंबर होता है। कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नंबर 2, उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2। अब देखते हैं, देखिए 28 ले लेते हैं हम। 28 लिया मैंने। अब 28 की गुणनखंड बताइए आप बोलिए। एक तो 1 बोलना ही बोलना है, 1 का भाग सब में जाएगा। फिर आप बोलोगे सर 2 गया, सही है, 3 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि भाजकता के नियम में अभी आपको बताने वाला हूं। फिर आपका 4 का भाग जाएगा, 7 चौक 28। अब 4 का जाएगा तो 7 का भी जाएगा, 7 चौक 28 बोल दिया ना, ये 7 हो गया। और 6 चौके 24, 6 का नहीं जा रहा है, 5 का भी नहीं जा रहा है, 8 का भी नहीं जा रहा है, 9 10 11 12 13 14 का जाएगा साहब, और एक 28 का 28 में जाएगा। अब इन गुणनखंडों का योग 28 दूना 56 होना चाहिए। अगर इन गुणनखंडों का योग 56 है तो ये परफेक्ट नंबर है, मतलब संपूर्ण संख्या है। तो यहां देखिए ये तो 28 है ही, 14 और 7 21, 21 और 4 25, 25 और 3 28, 28 ये हो गए और 28 ये हो गए, 28 और 28 56 ये हो गया। देखो संख्या का दुगना, गुणनखंडों का योग संख्या का दुगना हो वो संपूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, इसके 1-2 उदाहरण मैं आपको देता हूं। पहला उदाहरण मैंने आपको दिया 6, दूसरा उदाहरण मैंने आपको दिया 28, तीसरा 128 81 28 8128। ये परफेक्ट संपूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, अब सहभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं? देखो भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं और सम संख्याएं, ये जितनी भी संसार में जितनी भी संख्याएं होती हैं उनमें आदि तो होती हैं सम और आदि होती हैं विषम। अब इनमें मैं आपको बता दूं, सहभाज्य संख्याएं एक समूह के रूप में होती हैं। मैं इनको मिटा देता हूं इसको थोड़ा सा। सहभाज्य जो संख्याएं होती हैं वो एक समूह के रूप में होती हैं। मैं जैसे कोई भी संख्याएं लिख लो आप, जिनमें कोई भी गुणनखंड मैच न हो, उभयनिष्ठ न हो, कॉमन न हो, दोनों में मिलता नहीं हो। जैसे 2 ले लिया और मैंने 7 ले लिया। वैसे 2 अभाज्य है, ध्यान रखना, सम भी है और अभाज्य भी है। 7 अभाज्य है, लेकिन ये दोनों एक साथ लिख दी तो सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दूसरी बात,
जैसे मैंने 4 और 9 ले लिया। अब आप कहेंगे सर ये कैसे? देखो ये भाज्य है, भाज्य जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी का भाग जाता है वो भाज्य होती है। इसमें 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 1 का जा रहा है, इसमें 3 का जा रहा है, तो ये भाज्य है, ये भी भाज्य। लेकिन दोनों को एक समूह में लिख दिया, एक साथ लिख दिया, तो इन दोनों के गुणनखंड आपस में एक दूसरे से मैच नहीं होते हैं, उभयनिष्ठ नहीं है कोई भी कॉमन इसमें। तो इसका 2 इंटू 2 गया, इसका 3 इंटू 3 हो गया, तो 2 इंटू 2 इसका और इसका गुणनखंड। एक के अलावा कोई गुणनखंड मैच नहीं हो, उभयनिष्ठ नहीं हो, वो सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और लिख लो आप 16 लिख लो, 25 लिख लो, 4 लिख लो और 7 लिख लो। 3 संख्याएं लिख लो, कोई भी 2, 6 और 7। आपस में कोई गुणनखंड 3 समूह में लिख दिया ना इनको, तो आपस में कोई भी गुणनखंड मैच न हो या कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ न हो, वो सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फिर है उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। अब हम बात करते हैं उचित भिन्न की। उचित भिन्न वो होती है जिसका मान 1 से कम होता है, और अनुचित भिन्न वो होती है जिसका मान 1 से ज्यादा होता है। इसको हम मिश्र भिन्न भी बोल सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, 1/2, 1 में 2 का भाग देंगे तो 0.5 आएगा, 0.5 आएगा। 1/3 इसमें आएगा 0.333। 2/5 इसमें देंगे तो 0.4, ऐसे। तो ये क्या है, जिसमें ये तो कहलाता है ऊपर वाला तो अंश, और ये कहलाता है हर। ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर कहलाता है। जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा हो वो उचित भिन्न होती है। वास्तव में भिन्न यही है। और यदि इसका उल्टा हो, जैसे 5/2, 5/3, 7/5, 5/4, ये अनुचित भिन्न है जिसका मान 1 से ज्यादा हो, या मिश्र भिन्न हो, या लगड़ी भिन्न हो। जैसे इसमें इसका भाग दिया 2 दूनी 4, 2 सही 1/2, 2.5 हो गया, 1 से ज्यादा हो गया ना। यहां तो 1 से कम है, 0.5, 0.33, 0.40, और यहां इसमें दिया तो 3 एकम 3, 1 सही 2/3, ये आ रहा है इसका मान। और इसका 5 एकम 5, 2 बच गए, 1 सही 2/5, और यहां 1 सही 1/4। मतलब जिसका मान 1 से ज्यादा हो वो अनुचित भिन्न होती है, और जिसका मान 1 से कम हो वो उचित भिन्न होती है। वास्तव में भिन्न का मान 1 से कम ही होता है। फिर है भाजकता के नियम। अब भाजकता के नियम देखिए आप क्रम से, भाजकता के नियम देखिए आप क्रम से। तो पहला है, सबसे पहली बात, भाज्य सबसे छोटी संख्या 1 होती है, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या आप नहीं लिख सकते। अगर आप कोई बड़ी से बड़ी संख्या लिख के बता दें तो मेरे को बता देना जी। फिर है सबसे छोटी सम संख्या 2 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 ही है, और सबसे छोटी भी सम संख्या 1 है। 1 को भी सम संख्या की श्रेणी में रखा गया है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया। मैं बड़े वीडियो इसलिए नहीं देख रहा हूं क्योंकि आप देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन देखिए फिर भी आप 1, 2 सम संख्या जिसके अंत में किसी भी संख्या का अंतिम अंक बोल रहा हूं मैं, अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसमें हमेशा 2 का भाग जाएगा। फिर है 1 का तो जाता ही जाता है सब में। फिर है नंबर 3, संख्या 3, जिस संख्या के अंकों में 3 का भाग जाता हो। जैसे उदाहरण के तौर पर आप छोटी छोटी बात देख लो, 21 में 3 का भाग जाता है, क्या जाता है? 7 × 21। मतलब क्या है? 2 + 1 = 3। अगर 3 में 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी जाएगा। जैसे यहां और उदाहरण ले लिया मैंने, 126 ले लिया, जोड़ता हूं 6 और 2 8, 1 9। अगर 9 में 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी जाएगा। देखिए 1 + 2 + 6, 6 और 2 8, 1 9। अगर 9 में 3 का भाग जाता है तो 126 में भी 3 का भाग जाएगा। संख्या के अंकों के योग में यहां आप लिख सकते हैं
अंकों के योग में 3 का भाग जाता हो, 3 का भाग 3 से विभाजित डिवाइड होती हो, भाग जाता हो। आराम से हिंदी में समझिए आप। फिर है नंबर 4, 2 से स्टार्ट किया, नंबर 4 और संख्या भी 4 ही है। 4 का किस में भाग जाएगा? जिस संख्या के अंत में 2 जीरो हो, नोट करना, जिस संख्या के अंत में 2 जीरो हो उसमें 4 का पूरा भाग जाएगा, या अंतिम दो अंकों में 4 का पूरा भाग जाए, उसमें जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर ले लीजिए आप, उदाहरण के तौर पर मैंने 128 ले लिया, क्या इसमें 4 का भाग जाएगा? अगर अंतिम दो अंकों में 4 का भाग जा रहा है, 7 चौक 28, तो पूरी संख्या में जाएगा, चाहे आप कितनी बड़ी संख्या लिख लो। जैसे आप कोई भी 7, 8, 5, 3, 2, 1, 2 और यहां लिख लिया 4, इसमें 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो अगर अंतिम दो अंकों में 4 का भाग जा रहा है तो इस संख्या में 4 का भाग जाएगा, पूरा भाग जाएगा। आप देख लें, 4 एकम 4, बच गए कितने? 3, 8 चौक 32, 9 चौक 36, 2, 6 चौके 24, 1 4 3 12, 1 4 3 12, फिर 0 4 3 12, 4 एकम 4, ये जाएगा भाग, मतलब कंप्लीट भाग जाएगा। फिर आता है अगर अंत में 2 अंक हो, जैसे ये ले लिया 3, 5, 9 और अंत में 2 जीरो ले लिए, लो साहब इसमें भी 4 का पूरा भाग जाएगा, पक्का 4 का पूरा भाग जाएगा। अगर किसी संख्या के अंत में 2 शून्य हो तो उसमें 4 का पूरा भाग जाएगा। 7 5 35, 6 इसमें जाएगा, 7 चौक 28, 7 8 चौक 32, 8 बार गया 1, 8 बार गया, 8 चौक 32 3, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 3 बच गए, फिर 7 चौक 28, 2 बच गए, 4 पंजे 20, 35,900 में अगर भाग देते हैं 8 4 का तो 8,475 आते हैं। निश्चित रूप से जिस संख्या के अंत में 2 जीरो हो उसमें 4 का पूरा भाग जाएगा। फिर आता है नंबर 5, जिस संख्या का इकाइकांक या अंतिम अंक 5 हो या 0 हो उसमें 5 का भाग जाएगा। जैसे 925 है, इकाइकांक 5 है, या अंतिम अंक इधर लास्ट वाला इकाइकांक 5 हो या 0 हो, जैसे 920 जिसमें इकाइकांक 0 या 5 हो उसमें 5 का पूरा भाग जाएगा। इनको निश्चित रूप से आप याद रख ले, जिस संख्या का इकाइकांक 5 हो या अंतिम अंक 0 हो उसमें 5 का पूरा भाग जाएगा। अब आते हैं हम 6 पे, अब आ रहे हैं हम 6 पर। अब हम 6 पे आ रहे हैं लगातार बढ़ते हुए क्रम में। नंबर 6 देखिए 6 का गुणनखंड अगर करते हैं, 6 का गुणनखंड अगर करते हैं, 6 के गुणनखंड करते हैं, 6 का किस संख्या में भाग जाएगा? भाजकता के नियम देख रहे हैं तो 6 के जो टुकड़े होते हैं 2 × 3 होते हैं। मतलब ये कह रहा है जो 2 की शर्त और 3 की शर्त पूरी करता हो, मतलब संख्या सम भी हो और अंकों का योग में 3 का भाग जाता हो। जैसे उदाहरण के तौर पर, किसके तौर पर? उदाहरण के तौर पर 128 ले लिए। अब सम भी है, ये सही है, 2 वाला नियम लग गया, और अंकों का योग 8 और 2 10, 10 और 1 11, नहीं जा रहा है। 3 का और 2 का जाना चाहिए तो 6 का जाएगा, तो नहीं जा रहा है। तो यहां मैं कर दूं 4 कर देता हूं। देखे 8 4 12 और 2 14, मेरे को करना है 3 का 12 में जाता है साहब, तो यहां 8 तो 10 2 कर दिया, 228 हो गया, 228 हो गया। देख लो यहां 8 और 2 10 और 2 12, 12 में 3 का भी जा रहा है, 12 में 3 का भी जा रहा है, और अंतिम अंक 8 है, इकाई का अंक 8 है, तो इसमें 6 का पूरा भाग जाएगा। जो 2 और 3 की शर्तें पूरी करता हो, 2 और 3 की शर्त पूरी करता हो, 2 और 3 की शर्त 36 18, फिर बच गए कितने? 4, 8 6 48, 38 बार गया, 8 6 48, जिसमें किसका? 2 का और 3 का। फिर आता है नंबर 7।
अब मैं आपको 7 के बारे में बता दूं। 7 का इतना बड़ा प्रोसीजर है, अंतिम अंक को 2 से गुणा करिए, फिर इसमें घटाइए, फिर गुणा करिए, फिर घटाइए। इससे अच्छा है कि आप इसको भाग देके देख ले, इतना बड़ा इसका वो है ज्ञात करने का, कि इससे अच्छा है कि हम भाग देके ही देख लें। तो 7 का आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 8 देखिए, वो 4 वाला है, उसका जस्ट डबल, उसको आगे बढ़ा दो। जिस संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाता हो, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो। 4 वाले में अंतिम 2 अंक बताए थे मैंने, और इसमें बताया मैंने क्या, जिस संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है, वो 8 से विभाजित होगी, या अंत में 3 शून्य हो। अंतिम 3 अंकों में केवल अंत के अंकों में देख लेंगे तो पूरी संख्या में जाएगा, या 3 शून्य हो। कितने शून्य हो? 3 शून्य हो। तो वो किससे विभाजित होगी? वो 8 से विभाजित होगी। जैसे 1000 है, 3 शून्य है, इसमें 8 का भाग जाएगा 125 बार। और यहां जैसे मैंने ले लिया 9, 2, 1, 8, 4, 8, ये ले ली संख्या। इसके अंतिम 3 अंकों में 848 में 8 का जाएगा, 8 एकम 8, 8 से 48। तो निश्चित रूप से इस संख्या में 8 का पूरी में भाग जाएगा, चाहे आप आगे कितने लिख लो, ये लिख लो, इसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। फिर आता है नियम नंबर 9 का, जो 3 की शर्त है वही 9 की शर्त। अगर संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाता है, अगर संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाता हो, तो उस संख्या में 9 का भाग जाएगा। जैसे 1, 2, 5, 7, 3 लिख लिया मैंने। अब इनको जोड़ता हूं, 7 और 3 10 और 5 15, 15 और 3 18 हो गया। 18 में 9 का जाता है क्या? जाता है। तो अगर 18 में 9 का जाता है तो इस संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 9 एकम 9, कितने बच गए? 3, 9 चौक 36, नहीं 9 3 27, तो 3 ये 5 8 87, 9 नाम में 81, बच गए कितने? 6, 9 7 63, ये आ गए साहब। 12,573 में भाग दिया 9 का, तो ये आ गए अपने पास 1397, मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 6 का बता दिया, जिसमें 2 और 3 की शर्तें पूरी करता हो। 7 का इतना बड़ा लंबा हल है कि इससे अच्छा हम भाग देके ही देख लें। 8 का है अंतिम 3 अंकों में या अंत में 3 शून्य हो। 4 का मतलब है अंतिम 2 अंकों में या अंत में 2 शून्य हो। 9 का है जो 3 का है, 3 का मतलब अंकों के योग में 3 का भाग जाता हो, अंकों के योग में 9 का भाग जाता हो, तो उसमें संख्या में इसका भाग जाएगा। 10 का आपको पता है ही, 10 का आपको पता है कि जिस संख्या के अंत में शून्य हो उसमें 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब आता है 11 का नियम। 11, 12, 13 ये आते हैं। अब इतना बड़ा लेना नहीं है, लेकिन फिर भी 1-2 देख लें आप। थोड़ा सा आपको संकेत बता देता हूं। अब 11 का देखिए आप, 11 का क्या है? जैसे 121 है, सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों का अंतर या तो 11 आए या 0 आए या 11 के गुणज में आए, मतलब 11 के पाड़े में हो जाए। सम और विषम स्थान कैसे? स्थान 1 2 3, पहला स्थान तीसरा स्थान, सम स्थान एक तरफ जोड़ लो, सब एक तरफ जोड़ लो, सम स्थान, स्थान बता रहा हूं संख्या नहीं, सम स्थान प्लस अंतर माइनस विषम स्थान, या तो इनका अंतर 0 हो विषम स्थान, या तो इनका अंतर 0 हो, या ये 11 के पाड़े में हो, 11 हो 22 हो 33 आ जाए इनका अंतर। जैसे पहला स्थान दूसरा स्थान तीसरा स्थान, तो पहला 1 2 3, पहला और तीसरा सम स्थान और विषम स्थान, दूसरा और आगे है नहीं, तो 1 3 को जोड़ा 2 स्थान को जोड़ा 2 में से 2 गया तो 0, या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 का पाड़ा में कोई भी अंक आ जाए, 11 22 33 44 55 ऐसे। जैसे और ले लिया 13 31, पहली संख्या तीसरी संख्या,
पहली संख्या तीसरी संख्या, दूसरी संख्या चौथी संख्या। तो पहली संख्या तीसरी संख्या का योग 4, दूसरी संख्या और चौथी संख्या का योग भी 4, दोनों का अंतर कर दो, 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए या 33 आ जाए, 0 आ जाए या 11 का पार्ट आ जाए पूरा, वो हमेशा 11 से डिवाइड होगी, वो हमेशा 11 से डिवाइड होगी। फिर आता है 12 का नियम। 12 में देखो शर्तें, 12 किसका गुणनखंड है? 4 और 3 का गुणनखंड है। 12 किसका गुणनखंड है? 4 और 3 का गुणनखंड है। तो जो 4 और 3 दोनों की शर्तें पूरी करता हो उसमें 12 का भाग पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे मैंने यहां लिख लिया 2, 8, 9, 4, 5। तो लो साहब 5 तो होगा ही नहीं, 4 का मतलब है अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो यहां आप और ले लो 4 का, ये देखते हैं, एक बार देख लेते हैं। अंतिम 2 अंकों में 4 का जा रहा है क्या? 13 चौक 52 जा रहा है, और अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है क्या? देखिए योग करके देख लेते हैं। 5 और 2 7 और 4 11 और 9 20 और 8 28 और 12 40। 40 में 3 का जाता है? नहीं जाता है साहब, नहीं जाता है। तो यहां 3 कर लो, अब जोड़ लो, अब जाएगा इसमें 5 और 2 7 और 4 11 और 9 20 और 8 28 और 2 30। 1 मिनट, 5 और 2 7 7 और 4 11 9 20 और 8 28 और ये 30, 30 और 3 33। 33 में जा रहा है, पहले शायद मैंने गलत जोड़ लिया, हो गई त्रुटि। 33 में अगर 3 का जा रहा है, 33 में अगर अंकों का योग 33 है, इसमें अगर 3 का भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। और अंत के 2 अंकों में अगर 4 का जा रहा है तो 4 3 12, इसमें 12 का पूरा पूरा भाग जाएगा। आप देख के देख लेना, आप देख के देख लेना। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज बता रहा हूं जिसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। मैं बताने जा रहा हूं, मैं आपको बता रहा था कि अगर किन्हीं 1 अंक की या 2 अंक की आवर्ती 6 बार होती है, 2 3 4 5 और 6, तो उसमें हमेशा किस किस संख्या का भाग जाएगा? यदि किसी अंक की, किसी 1 अंक की आवर्ती 6 बार होती है या 2 अंकों की आवर्ती 6 बार होती है, तो वो हमेशा 3 से 7 से 11 से 13 से और 37 से पूर्णतया विभक्त होगी। 3 7 11 13 और 37 से पूर्णतया विभक्त होगी। अगर किसी अंक की 6 बार आवर्ती होती है तो वो 3 7 11 13 37 से पूर्णतया विभक्त होगी। जैसे इसमें 3 का भाग जाएगा, 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौका 24 6 15 20 और 6 6 36। 36 में अगर 3 का जाता है तो इस संख्या में भी 3 का जाएगा। 7 का भाग देख के देख ले आराम से, मैं यहां देख के बता देता हूं अगर आपको भाग नहीं आता हो तो। 7 9 7 63, 9 7 63 में बच गए कितने? 3। फिर आपके 6 7 पंजे 35, 35 में आ गए आपका 1, ये उतार लिया था, ये उतारना है 6। फिर 7 दूनी 14, ये उतार लिया 2, फिर 6 7 तिये 21, फिर बच गए आपके पास 5, 6 7 8 56, 95 238, ये 7 से पूरी पूरी वक्त हो गई। 11 वाला मैंने बताया था समस्थान और विषमस्थान, देख लीजिए आप, अंतर 0 है तो 11 से डिवाइड होगी। अब 13 और 37 का और देख के देख लेते हैं। किसी अंक की 1 अंक की या 2 अंकों की आवर्ती, 1 अंक या 2 अंकों की आवर्ती यदि 1 अंक या 2 अंकों की आवर्ती यदि 6 बार हो तो वह 3 7 11 13 और 37 से विभक्त होगी। 13 13 चौक 52, 13 पंजे 65, ये 65 हो गया जी, 1 बच गया। 13 1 कम 13, 3 बच गए, 6 13 दूना 26, ये आ गए 6 0 1, फिर ये 6 उतार लिया। 13 पंजे 65, 13 अंटे 104, 104 आ गए जी यहाँ, फिर बच गए 2, फिर 6 13 दूना 26 और 37 का भी देख के देख लेना। 3 7
11, 13 और शायद 17 भी होगा, एक बार देख के देखना, और 37 ये इनसे पूर्णतया विभक्त होगी। अगले चैप्टर में हम शून्यों की संख्या ज्ञात करना देखते हैं, अलग अलग 2, 8, 10, 12, 15, 45, 55, 65, 75, इनको गुणा करने पर कितने शून्य होंगे। ओके, धन्यवाद।